Okay, good morning, students. In the previous lecture, I was telling you about the character sketch of K.M. Shubhu. I also told you about how his importance in Gemini Studios. He played a very important role in this chapter as well as in Gemini Studios. And I told you about uh, in the presence of his, it was very easy for making film, but his has his own importance in the literary formation. He is also a literary achievement. He composed several truly original story poems in folk refrain and diction, and also wrote a sprawling novel Thilana Monambal with dozens of very deftly etched characters. He also composed very truly original story. पोएम्स का उसने जो ओरिजिनल स्टोरी पर बेस्ड थी उस पोएम्स को उसने यहाँ पर ओरिजिनेट करा, कंपोज करा। किस फॉर्म में? इन फोक रेफरेन में, एक लोक शैली में, एक लोक संगीत की फॉर्म में। रेफरेन मीन्स हियर यहाँ पर कॉरस फॉर्म में होता है। डिक्शन मीन्स राइटिंग स्टाइल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ही आल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल. Apart from the poem, he also wrote a sprawling novel. Sprawling means a clumsy, irregular novel. The name of the novel was Thelana Monambal. It doesn't so very depthy actually. In this novel, he has included or more others characters. Whatever the characters have been included by him in this novel that have been drawn neatly. Deftly means neatly. एच मीन्स ड्रॉन, कि इसने जो करेक्टर्स प्रेजेंट करे उनको इतना तराश कर प्रेजेंट करा, इतना लाइवली प्रेजेंटेशन दिया कि यहाँ पर ऐसे लगने लगा कि दीज करेक्टर्स रियली हैव अ लाइवली फॉर्म. He quite successfully recreated the mood and manner of Devdasi of the early 20th century. In such a way, K.M. Shubhu quite successfully recreated whatever the mood and manner of the Devdasi that was created by him, that was in the early 20th century, the real presentation was given by him in the novel. इनके उसने ऐसे प्रेजेंट करा जैसा जीवांत, उसमें आत्मा डाल दी हो, उस वे में उसने लाइवली प्रेजेंटेशन अपने नॉवल में उस सिचुएशन का यहाँ पर करा. जो देवदासी का जो मूड था, मैनर था, उसको उसने सक्सेसफुली प्रेजेंट करा, जैसे कि किस समय था? अर्ली 20th सेंचुरी में. इसके अलावा ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, एक बहुत अमेजिंग एक्टर भी था. इट मीन्स दैट यर ही वॉज अ चैरिटेबल पर्सन. ही बिलोंग टू ब्राह्मण फैमिली. ही हैड अ गुड वर्क फॉर एवरीवन. In the presence of his, it is very easy for making film, and he also composed a novel, poems, and also wrote a novel. Apart from this, he was an amazing actor. He never aspired to the lead roles. He never desired. K.M. Shubhu never desired for lead roles. उसने कभी भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं करा कि उसे मेन रोल मिले. Whatever subsidiary role he played, whatever the role has been given to him, whether comedian or the second class role, whatever the role has been given to him, कोई भी ऑर्डिनरी रोल मिल जाए, कोई भी सेकेंडरी रोल मिल जाए किसी फिल्म में, he performed better than the supposed main players. कि उसका रोल इतना मार्वलस होता था, इतना लाइवली फॉर्म में होता था कि जो मेन एक्टर भी होता था उसके आगे उसका रोल भारी पड़ता था. इट मीन्स वट एवर द रोल इज गिवन टू K.M. Shubhu, really he played lively form. Then he had a genuine love for anyone he came across, whomever he met. जिससे मिलता था उसके लिए सबके प्रति अफेक्शन था उसके मन में. He was really very good person, and his house was a permanent residence. उसके घर में हर किसी का, लोगों का आना जाना लगा रहता था. ऑफ नियर फॉर रिलेशंस, चाहे दूर के रिलेटिव्स हों, चाहे आप आस पास के हो, चाहे उसके जान पहचान के हो, एक्वेंटेंस के थे, उसके जो वेल नोन, जो उसके परिचित लोग थे, उनका आना जाना लगा रहता था. इट सीम्ड अगेंस्ट शुभू's नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फिटिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम. ऐसा लगता था कि यहाँ पर शुभू के नेचर के अगेंस्ट ऐसा कॉन्शियस में नज़र आ रहा था कि ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे लोगों को भोजन खिला रहा हो, ऐसा फील होता था.
ही वॉज रियल वेरी चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन। एक बहुत ही बाउंटेनियस पर्सन था, बहुत ही दानवीर पर्सन वो था, साथ में इम्प्रोविडेंट मैन भी था। ही वॉज वेरी वेस्टफुल मैन। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द स्पेशली ऑन द अदर पर्सनस। इतनी कुछ क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी, एक अच्छा पर्सन होने के बावजूद भी, yet he had enemies, उसके बहुत सारे दुश्मन थे। क्या कारण था? What is the main reason behind it that year? Was it because he seemed so close and intimate with the boss? शायद ऐसा लगता था कि रीज़न में भी देयर कि वॉज वेरी क्लोज टू द बॉस, शायद वो बहुत ही बॉस के क्लोज हो, या उसकी अच्छी इंटीमेसी थी, उसके अच्छे रिलेशनशिप थे बॉस से, ये रीज़न हो सकता है। और यहाँ हिज जनरल डेमिनेट कहते हैं बिहेवियर, या उसका जो व्यवहार था, वो किसी भी बात को मना नहीं करता था। उसका जो व्यवहार था, उसका जो नेचर था, ऐसा लगता था वो किससे मैच करता हो, दैट रिजम्बल्ड अ साइकोफेंट हैज़। साइकोफेंट पर्सन कहा जाता है फ्लैटरर को, जो चापलूसी करते हैं। तो ऐसा लगता था कि वो किसी की बात को मना नहीं करता था, हर किसी के लिए काम था उसका। तो लोग समझते थे ही वॉज लाइक अ फ्लैटरर एंड ही वॉज वेरी नियरेस्ट टू द बॉस। तो अदर्स थॉट दैट हियर कि वॉज अ फ्लैटरर पर्सन, वॉज साइकोफेंट हियर। और शायद यही रीज़न था, कुछ लोग उससे नाखुश थे। एंड ऑफिस बॉय was also one of them who was against such type of person। और कारण ये भी हो सकता है कि उसके बहुत सारे दुश्मन होने का, और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग। उसके पास हर चीज़, हर सिचुएशन के लिए वो हमेशा तैयार रहता था करने के लिए, बताने के लिए। इन एनी केस that was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subbu। अब जब कुछ भी कहा जाए, दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, कि जो मेकअप डिपार्टमेंट का पर्सन था, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफिस बॉय, ही हैड नो गुड फीलिंग्स अगेंस्ट शुभू। वो हमेशा शुभू के लिए गलत सोचता था, वर्स्ट सोचता था, बुरा सोचता था। उसकी अच्छी फीलिंग्स नहीं थी शुभू के प्रति। यू सा शुभू ऑलवेज विद बॉस, बट इन द अटेंडेंस रूल्स कि यू कैन एनी वन ऑफ यू, हम में से कोई भी शुभू को देख सकता था। शुभू हमेशा किसके साथ नज़र आता था? बॉस के साथ। और अटेंडेंस रूल्स की बात की जाए तो यहाँ पर कैटेगरीज का डिवीज़न था। मेकअप डिपार्टमेंट अलग था, स्टोरी डिपार्टमेंट अलग था, एंड शुभू वॉज कैटेगराइज इन द स्टोरी डिपार्टमेंट। और शुभू किस कैटेगरी में आता था? स्टोरी डिपार्टमेंट में। अब स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन था? आपको मैंने पहले बताया था कि बॉस के बाद कैटेगरी वाइज, रैंकिंग वाइज अगर हम देखें तो शुभू का नंबर सेकंड था। स्टोरी डिपार्टमेंट में देखिएगा कौन कौन थे। कंप्राइजिंग अ लॉयर, एक लॉयर थे। इसके अलावा अदर राइटर्स एंड पोएट्स वर आल्सो पार्ट ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट। द लॉयर वॉज आल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र। अब लॉयर का मतलब क्या होता है? लीगल एडवाइज़र। लेकिन जहाँ तक इस लॉयर की अगर बात की जाए तो ही वॉज जस्ट अपोजिट टू हिज प्रोफेशन। वो अपने प्रोफेशन से बिल्कुल अपोजिट था। इट मीन्स इंस्टेड ऑफ सेइंग लीगल एडवाइज़र वी कैन कॉल हिम इलीगल एडवाइज़र। हम उसे इलीगल एडवाइज़र कह सकते हैं, क्योंकि इंस्टेड ऑफ गिविंग एडवाइस टू अदर्स, इन स्पाइट ऑफ गिविंग सॉल्यूशन टू अदर्स, ही क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स। What one instance has been given here which proves that really he was not a good person, especially in the story department. He was not a helpful person also. What happened once? An extremely talented actress who was also extremely temperamental. एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, कुछ एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल भी, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। शी लॉस्ट हर पेशेंस, इंस्टेंटली अपना पेशेंस खो देती थी, बहुत जल्दी एंग्री हो जाती थी। वंस व्हाट हैपेंड, वंस एक बार सेट पर उससे बहुत तेज़ी से गुस्सा आ गया। वंस शी स्पोक एंग्रीली अगेंस्ट द प्रोड्यूसर एंड लेटर शी बिकेम साइलेंट। ब्लू ओवर मीन्स स्पोक एंग्रीली में भी देयर, या कोई चीज़ बहुत तेज़ी से चल के शांत हो जाती है, उसके लिए ब्लू ओवर कहते हैं। वंस शी स्पोक एंग्रीली अगेंस्ट द प्रोड्यूसर देन शी बिकेम साइलेंट, फिर वो शांत हो गई। वाइल एवरी वन स्टूड स्टंट, हर कोई भुचक्का खड़ा हुआ था, सरप्राइज वे में खड़ा हुआ था। वट डिड द लॉयर डू? द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, कि वहाँ एक रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट था जिसकी हेल्प से वॉइस को रिकॉर्ड करा गया था। तो लॉयर ने क्या करा कि जब सब शांत थे, व्हेन द
when the actress was saying against the producer at the time he had switched on the recording equipment. तो उसने क्या करा था, जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट है उसको ऑन कर दिया था. उसका रिजल्ट क्या रहा था, जो उसकी स्पीच थी, जो भी बातें थी प्रोड्यूसर के अगेंस्ट, वो उस इक्विपमेंट में क्या हो गई थी, रिकॉर्ड हो गई थी. When the actress paused for breath, जब एक पल के लिए एक्ट्रेस रुकी बोलने के बाद, तो लॉयर ने क्या कहा, देन द लॉयर टोल्ड हर, तो लॉयर ने उससे कहा 1 मिनट प्लीज़ मैम. उसने कहा प्लीज़ मैम 1 मिनट रुकिएगा. उसने क्या करा, ही प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, वट एवर द रिकॉर्डिंग हैज़ बीन मेड बाय हिम against the producer that has been said by the actress. Then the lawyer told the actress that कि प्लीज़ मैम वेट फॉर अ मिनट. और ये क्या कर, उसने क्या करा, ही प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग. उसने क्या करा, रिकॉर्डिंग को चला दिया. देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल. एक्चुअली उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था, अनमेंशनेबल फाउल मतलब कुछ भी ऐसा गलत नहीं था, कुछ भी ऐसा डर्टी नहीं कहा गया था, कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा गया था उसके अंदर. और ना ही यहाँ पर कुछ भी ऐसा ब्लेमिंग फॉर्म में कहा गया था. उसने नॉर्मली प्रोड्यूसर के अगेंस्ट बोला था, फिर भी ऐसा कुछ नहीं था कि इंस्टेंटली कि शी हैड टू लूज़ हर जॉब. तो यहाँ पर एक्ट्रेस ने ऐसा कुछ कहा नहीं था. देयर वाज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग मीन्स ब्लेमिंग, कुछ भी ऐसा ब्लेमिंग नहीं था, कुछ भी ऐसा डर्टी इन्फॉर्मेशन नहीं थी अबाउट द एक्ट्रेस टायरेट अगेंस्ट. इनकी एक्ट्रेस की एक जो लॉन्ग स्पीच थी, टायरेट का मीनिंग जरूर पढ़ लीजिएगा. टायरेट मीन्स ए लॉन्ग वायलेंट स्पीच. एक जो लंबी स्पीच बोली गई थी एक्ट्रेस के द्वारा, किसके अगेंस्ट, प्रोड्यूसर के खिलाफ, जिसको रिकॉर्ड किसने कर लिया था, लॉयर ने. और यहाँ पर उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, स्पीच अगेंस्ट प्रोड्यूसर की थी, फिर भी कुछ ऐसा गलत नहीं था कि ऑब्जेक्शनेबल हो. तो यहाँ पर अगेंस्ट प्रोड्यूसर. बट वैन शी हर्ड हर ओन वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, लेकिन जब उसने अपनी आवाज़ को सुना उस साउंड इक्विपमेंट के थ्रू, तो शी वॉज रियली शॉक्ड. शी स्टन स्पीचलेस, वो एकदम चुप हो गई, वो एकदम शॉक्ड रह गई. शी डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट. A girl from the countryside, she had not gone through all the stages of worldly experience. You must mark this important line. कि now the girl belonged to the rural area. कि जो एक्ट्रेस थी वो रूरल एरिया से आई थी. वो ऐसे वर्ल्डली एक्सपीरियंस से नहीं गुजरी थी. वर्ल्डली एक्सपीरियंस मतलब लोग अपने मिशन को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं. बॉस के आगे इमेज बनाने के लिए, प्रोड्यूसर का इमेज बनाने के लिए कुछ तरीके ढूंढते फ्लैटरिंग के, और ऐसा ही करा गया था. किसके लिए, यहाँ पर लॉयर ने एक्ट्रेस के खिलाफ उस इक्विपमेंट को इसलिए करा था शायद वो बॉस या प्रोड्यूसर के आगे एक अपनी इमेज क्रिएट कर सके. और एक्ट्रेस को इस तरह के वर्ल्डली एक्सपीरियंस नहीं थे कि किसके आगे क्या कहना चाहिए. दैट जर्नली प्रिसीड पोजिशन इम्पोर्टेंस, कहीं ना हो कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला था, और जो टैलेंटेड एक्ट्रेस थी उसकी पोजीशन पीछे जाने वाली थी. और सोफिस्टिकेशन, और कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट ये था कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ बीइंग, क्योंकि उसे यहाँ पर दुनियादारी की समझ नहीं थी, किसे, एक्ट्रेस को. तो क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्ल्ड वाइज, कि कैसे लोगों को टैकल करना है. कि इंस्टेंटली शी बिकेम टेम्परामेंटल एंड इंस्टेंटली शी स्टार्टेड स्पीच अगेंस्ट द प्रोड्यूसर. शी मस्ट नॉट हैव सेड सो. उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था. उसका फ़ायदा किसने उठाया, उस लॉयर ने. ए गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड हैड नो एक्सपीरियंस सच टाइप ऑफ थिंग्स देयर. देन द रिजल्ट, यू नो वेरी वेल व्हाट हैपेंड विद हर, दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटाप्लटेड इनटू. इसका रिजल्ट ये रहा, उसको ऐसे लगा जैसे गुलेल में एकदम इंस्टेंटली हम अटैक करते हैं बड़ा तेज़ी से, जैसे किसी ने उसे बहुत बड़ा झटका दिया हो. कैटाप्लटेड मतलब होता है थ्रोन सडनली एंड वायलेंटली थ्रू विद द हेल्प ऑफ द थिंग्स मे बी देयर. कि यहाँ पर जैसे किसी ने एयर में बहुत बुरी तरह से झटका लगाओ, अटैक करा है. कैटाप्लटेड मीन्स थ्रोन सडनली एंड वायलेंटली थ्रू एयर. जैसे गुलेल से अटैक करते ना, जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से झटका दिया हो. शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर वॉट एवर द एक्सपीरियंस दैट शी हैड टू सफ़र. उससे बाद कभी वो उससे
उभर नहीं पाई जो एक्सपीरियंस उसे उस दिन हुआ। शी फॉर एक्ट्रेस दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर। और ये शायद अंत था उस ब्रिलियंट करियर का, उस एक्टिंग के करियर का। द लीगल एडवाइज़र वॉज आल्सो मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट। उसका जो करियर, उस एक्ट्रेस का करियर खतरे में किसकी वजह से पड़ा? उस लीगल एडवाइज़र की वजह से, जो जिसम लॉयर की वजह से। कहने को तो लीगल था पर यहाँ पर काम उसके जस्ट अपोजिट टू इस प्रोफेशन, जो इसका जिस स्टोरी डिपार्टमेंट का पार्ट था। हैड अनविटिंगली ब्रॉट, और यहाँ उसने अपनी बेवकूफ़ी से, कुछ समझदारी नहीं करी थी उसने, अपनी नासमझी से एक अच्छी भले एक्ट्रेस के करियर को क्या कर दिया था? बर्बाद कर दिया था। While every other, he looked different from other family of other story department members. वो दूसरे मेंबर से अलग भी दिखता था। स्टोरी डिपार्टमेंट शुभू आता है, पोएट्स आते हैं, राइटर्स आता है और लीगल एडवाइज़र। तो देखेगा जो और मेंबर थे इस डिपार्टमेंट के, दे यूज टू वियर अ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कैसी थी? खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवर साइज एंड क्लम्सी टेल, ऑकवर्डली टेलर वे में बड़ी बड़ी साइज़ की जो ड्रेस थे वो पहना करते थे। खादी धोती, मतलब कांग्रेसी थे वो, और गांधी जी के फॉलोवर थे, खादी ड्रेस पहना करते थे। जबकि लीगल एडवाइज़र क्या पहनता था? पैंट्स। वो धोती नहीं पहनता था और टाई लगाता था, वो कभी कभी कोट डाल लेता था जो कैसा लगता था? लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल। कोट ऑफ मेल मीन्स हियर अ डिफेंसिव गारमेंट विच मेड ऑफ मेटल स्किल्स। जैसे युद्ध लड़ने के लिए लोग आर्मर पहन लेते हैं, कवच पहन लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है? जैसे यू हैव सीन द लॉयर्स, दे यूज टू वियर ब्लैक कोट, तो यहाँ पर वो क्या पहनता था? कोट पहना करता था। जबकि अदर मेंबर्स यूज टू वियर खादी ड्रेस। Often he looked alone and helpless. उन भीड़ों में वो बिल्कुल अलग दिखता था। He for here lawyer, अकेला, लाचार, helpless, a man of cold logic. Who is a man of cold logic here? For here lawyer. मतलब जैसे उसमें तर्क करने की शक्ति ना हो, उन तर्क करने की शक्ति से बिग, मतलब even then is a cold logic in a crowd of dreamers. Crowd of dreamers means the poets and writers. Why they have been called crowd of dreamers? क्योंकि जो राइटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, ये इमेजनरी थिंगों को अज्यूम करते हैं और फिर लिखते हैं, इसलिए दे हैव बीन कॉल्ड द क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। उन क्राउड ऑफ ड्रीमर्स में के बीच में हु वाज अलोन? द लॉयर वाज अलोन। A neutral man. Who's the neutral man here? For again the lawyer. Neutral को उसका होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता था। In an assembly of Gandhitis and Khaditis. Gandhijis because they were the follower of Gandhiji. Khaditis because they used to wear the dress of Khadis. Like so many of those who were close to the boss. K.M. Shambhu was also close to the boss and lawyer was also close to the boss. Lawyer भी boss के बहुत close था कि जैसे और भी लोग बॉस के बहुत बहुत क्लोज थे, तो ही वॉज आल्सो, लॉयर वॉज आल्सो अलाउड। तो लॉयर को परमिशन दे दी गई क्या प्रोड्यूस करने की? फिल्म को प्रोड्यूस करने की। एंड थ्रू इट इस पर्पज़ के लिए क्या करा गया? ए लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज। एक्सेस में मटेरियल मंगाया गया, पैनकेक क्योंकि यूज़ किया जा सके। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, लेकिन बहुत सारा सामान मंगाया गया लेकिन कोई बेनिफिट नहीं आया। द फिल्म दैट वॉज मेड बाय द लॉयर, इट कुड नॉट ब्रिंग अ फ्रूटफुल रिजल्ट। इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। देन वन डे, एक बार क्या हुआ रिजल्ट? द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट। कि बॉस ने लास्ट में जब लॉस होता नज़र आया तो स्टोरी डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया। एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टांस, शायद ह्यूमन हिस्ट्री में एक यही एग्जाम्पल मिलता है जहाँ पे एक लॉयर को अपनी जॉब इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो गया, क्योंकि पोएट्स को घर जाने के लिए कह दिया गया। बिकॉज द पोएट डिपार्टमेंट वॉज क्लोज, दैट्स वाई द लॉयर वॉज आल्सो आस्क्ड टू गो टू होम। अभी फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा क्यों इंस्टेंस मिलता है? क्योंकि द लॉयर वर्क्स इन द कोर्ट, और यहाँ लॉयर कहाँ काम करता था? स्टोरी डिपार्टमेंट में। और यहाँ पर शायद एक लॉयर को जॉब कोर्ट में छोड़ना पड़ता है, पर यहाँ पे एक लॉयर को स्टोरी डिपार्टमेंट के बंद होने की वजह से अपनी जॉब को छोड़ना पड़ा।